एक यंग लड़के के हाथ से गलती से फोक गिर जाता है और अगले ही सेकंड डिनर खत्म हो जाता है। उसका सौतेला बाप उसे माफ नहीं करता। वो दरवाजा बंद करता है और उसे सबक सिखाना जारी रखता है। उसकी असली माँ को इस हिंसा के बारे में पता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। वो इसे होने देती है, ये सोचकर कि इससे वो ज्यादा आज्ञाकारी बनना सीख जाएगा। इस सबक के बाद यंग लड़का एरिक गुस्से से भरा हुआ अपने सौतेले बाप से हाथ मिलाने को मजबूर होता है। उस आदमी से सुलह कर रहा है जिसने अभी अभी उसे पीटा था। ये पिटाई हर वक्त होती रहती है। उसकी जिंदगी हिंसा से भरी है, लेकिन हिंसा से सिर्फ और ज्यादा हिंसा ही पैदा होती है। अपना गुस्सा निकालने के लिए एरिक स्कूल में अपने क्लासमेट्स को पीटने लगता है। एरिक पूरी तरह आपा खो देता है और अपने दोस्त को बुरी तरह पीटता है। बाकी सब बस खड़े होकर देखते रहते हैं। एरिक की हिंसक इमेज से इतना डरे हुए हैं कि कोई दखल देने की हिम्मत नहीं करता। अपने गुस्से के लिए जाना जाने वाला एरिक अक्सर लड़ाई झगड़ों में पड़ जाता है। लड़ाई के बाद स्कूल प्रिंसिपल का आखिर में सब्र टूट जाता है। वो एरिक को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और तुरंत उसे स्कूल से निकाल देते हैं। उसके गलत व्यवहार के लिए अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन एरिक को परवाह नहीं है। जब वो जा रहा होता है, प्रिंसिपल उसे धमकी देता है। इसी बीच एरिक की माँ ने परिवार की कुछ कलाकृतियाँ बेच दी हैं ताकि वो उसके लिए एक फंड बना सकें, इस उम्मीद में कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाए। बाद में एरिक की माँ उसे अपनी दोस्त गुन्नार से मिलने के लिए कहती है, जो एक वकील है। गुन्नार एरिक को अपना बिजनेस कार्ड देता है और कहता है कि अगर उसे कभी मदद की जरूरत हो तो उसे कॉल करे। एरिक उलझन में बस कार्ड को घूरता रहता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे। गुन्नार के जाने के बाद उसकी माँ मानती है कि उसे स्कूल से निकाले जाने पर वो उससे निराश है। फिर वो एक बड़ा खुलासा करती है। उसने पहले ही उसे एक नए स्कूल में दाखिला दिला दिया है। इस नई जगह का नाम स्टैन्सबर्ग है, जो लड़कों का एक बोर्डिंग स्कूल है। उसकी माँ साफ करती है कि ये उसका आखिरी मौका है। वो उसे उम्मीद करती है कि वो इस मौके को गंभीरता से लेगा और दोबारा गलत नहीं करेगा। एरिक सिर हिलाता है, इस बार बेहतर करने का वादा करता है। वो कसम खाता है कि वो दोबारा निकाले बिना ग्रेजुएट हो जाएगा। जब एरिक अपने नए स्कूल पहुंचता है तो उसने यूनिफॉर्म पहनी होती है और उसके बाल छोटे कटे होते हैं। उसका नया रूममेट पियरे है, जो स्कूल का सबसे होशियार स्टूडेंट है। दोनों की अच्छी बनती है और एरिक को जल्दी समझ आता है कि पियरे दोस्ताना है और उसके साथ रहना आसान है। रात होते ही एरिक और पियरे डिनर के लिए हॉल की तरफ दौड़ते हैं। यहीं पर एरिक एक और स्टूडेंट जोहान से मिलता है, जो उसे बताता है कि हर स्कूल की अपनी परंपराएं होती हैं। इस स्कूल में आपका व्यवहार पूरी तरह आपकी सोशल स्टेटस पर निर्भर करता है। जैसे ही जोहान अपनी बात खत्म करता है, एरिक के बगल में बैठे स्टूडेंट को अचानक टेबल के दूसरे छोर पर बैठे दो दूसरे स्टूडेंट ओटो और एलन बुलाते हैं। जिस स्टूडेंट को अभी बुलाया गया है वो एक साधारण परिवार से है, जबकि ओटो और एलन अमीर नोबल्स के बेटे हैं। नोबल परिवारों से होने के कारण ओटो और एलन अक्सर कम सुविधा वाले बैकग्राउंड के दूसरे स्टूडेंट्स को बुली करते हैं, जैसे कि एरिक के बगल में बैठा वो स्टूडेंट। ओटो और एलन बिना किसी डर के काम करते हैं, क्योंकि उनके परिवारों का स्कूल पर बहुत गहरा प्रभाव है, जिसका मतलब है कि उन्हें निकाले जाने का डर नहीं है। वे स्टूडेंट काउंसिल का हिस्सा भी हैं, जिसकी वजह से उन्हें दूसरे स्टूडेंट्स को सजा देने का अधिकार है। डिनर के बाद पियरे एरिका को अपने साथ स्मोक करने के लिए बुलाता है। शुरुआत में एरिक मना कर देता है और खुद को अपनी माँ से किया हुआ वादा याद दिलाता है कि उसे कोई नियम नहीं तोड़ना है। जोहान फिर चेतावनी देता है कि अगर वे पकड़े गए तो सजा बहुत कड़ी होगी, लेकिन पियरे एरिक को भरोसा दिलाता है कि वे पकड़े नहीं जाएंगे और कुछ मनाने के बाद एरिक मान जाता है। अगली सुबह नाश्ते पर ओटो और डियालन एरिक को अपने पास बुलाते हैं। वे उसे एक वेलकमिंग इनिशिएशन देना चाहते हैं, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट्स के लिए एक रीत है, लेकिन एरिक साफ मना कर देता है। इस वजह से जोहान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ओटो जोहान के सिर पर मारता है, जिससे वो इतना घायल हो जाता है कि आखिर में मेडिकल स्टाफ उसे इलाज के लिए ले जाता है। उस रात ओटो और डैलन रैगिंग के एक और राउंड के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बार सीधे एरिक को निशाना बनाया गया है। वे उसे अपने हेडक्वार्टर बुलाते हैं और फर्श पर ढेर सारे गंदे जूते साफ करने का आदेश देते हैं। हालांकि एरिक एक बार फिर उनकी बात नहीं मानता और तुरंत बाहर चला जाता है। गुस्से में डैलन ओटो की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि उन्हें एरिक से कैसे निपटना चाहिए। ओटो अभी भी आराम से डैलन को कहता है कि एरिक को अभी अकेला छोड़ दे। बाद में एरिक पियरे को सब कुछ बताता है जो हुआ था। उसके रूममेट का चेहरा अचानक से गंभीर हो जाता है। पियरे एरिक को चेतावनी देता है कि वो ओटो और डैलन की बात अब और न माने। पियरे के अनुसार जो स्टूडेंट्स उनके आदेशों का उल्लंघन करते हैं उन्हें हमेशा सजा मिलती है। एरिक, जो खुद कभी एक बुली था, इसे हल्के में लेता है और दावा करता है कि वो उनसे डरता नहीं है। वो जोर देता है कि वो उनके सभी आदेशों का कभी पालन नहीं करेगा। उस रात बाद में एरिक और पियरे ने ओटो और डैलन की बुलिंग का सामना करने के तरीकों पर विचार किया, वो भी बिना हिंसा का इस्तेमाल किए, लेकिन ये लगभग नामुमकिन लगता है।
ज्यादातर स्टूडेंट्स उनसे पिटने और घायल होने के बजाय उनकी बात मानना पसंद करते हैं। अगले दिन स्कूल के गलियारे में चलते हुए डैलन गलती से एरिक से टकरा जाता है। डैलन माफी की मांग करता है, लेकिन एरिक मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। डैलन ही था जो उससे टकराया था। इससे डैलन भड़क उठता है, जो फिर एरिक को उस रात एक तय जगह पर लड़ने के लिए चैलेंज करता है। बाद में पियरे और जोहान एरिक को उस जगह पर बुलाते हैं जिसका डैलन ने जिक्र किया था। पियरे एरिक को चेतावनी देता है कि ओटो और डैलन कभी भी फेयर फाइट नहीं करते। वे हमेशा अपने दोस्तों को बुलाते हैं ताकि वे अपने विरोधियों पर हमला कर सकें। उस शाम एरिक शुरुआत में डैलन का चैलेंज स्वीकार करने और उससे लड़ने की योजना बनाता है, लेकिन वो अपना मन बदल लेता है जब उसे अपनी माँ की सलाह याद आती है कि स्कूल से ग्रेजुएट होने के लिए उसे अच्छे से बर्ताव करना होगा। वापस कमरे में पियरे एरिक को एक सिगरेट देता है ताकि उसका तनाव कम हो सके। इस बीच ओटो और डैलन घंटों तक लड़ाई की जगह पर इंतजार करते हैं। जब एरिक कभी नहीं आता तो ओटो घमंड से ये नतीजा निकालता है कि एरिक लड़ने के लिए बहुत डरपोक है और अपने चमचों की तालियों के बीच उसे चूहा कहकर उसका मजाक उड़ाता है। अगले दिन ओटो सार्वजनिक रूप से उन स्टूडेंट्स की आलोचना करता है जिन्होंने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के आदेशों का लगातार उल्लंघन किया है, और एरिक उस लिस्ट में सबसे ऊपर है। मॉक ट्रायल में ओटो, जो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है, एरिक को पूरे 1 महीने की डिटेंशन की सजा सुनाता है और उसे स्कूल के चारों ओर 1 मीटर गहरी खाई खोदने का ऑर्डर देता है। एरिक देर रात तक खाई खोदने का काम करता है, इसलिए उसे हॉल में अकेले डिनर करना पड़ता है क्योंकि उसका काम टाइम पर पूरा नहीं हो पाता। जब एरिक खा रहा होता है तो मार्जा नाम की एक कैंटीन वर्कर उसके पास आती है। मार्जा को एरिक काफी दिलचस्प लगता है और वो उससे कहती है कि वो उसे अपने भाई की याद दिलाता है। वो आगे बताती है कि एरिक की तरह उसके भाई का भी वैसा ही अड़ियल रवैया था। वो किसी के आगे झुकता नहीं था। हमेशा की तरह एरिक खाने के बाद थोड़ी सिगरेट पीता है। इस बार मार्जा उसे फिर से आकर सरप्राइज कर देती है। वो एरिक को वार्न करती है कि स्मोकिंग उसकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है और कहती है कि उसे उसकी स्मेल आ गई थी। फिर मार्जा उसे अचानक से किस करती है और गले लगा लेती है। एरिक और मार्जा दोनों को अच्छे से पता है कि स्कूल, स्टूडेंट्स और स्टाफ के बीच किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप को स्ट्रिक्टली मना करता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हो सकते हैं। एरिक को स्कूल से निकाल दिया जाता और मार्जा को तुरंत जॉब से फायर कर दिया जाता, लेकिन उस रात उनमें से किसी को भी रूल्स की परवाह नहीं थी। क्रिसमस ब्रेक के दौरान एरिक अपने घर वापस आता है। उसकी माँ उसका गर्मजोशी से वेलकम करती है, लेकिन उसके सौतेले पिता को ऐसा नहीं लगता। वो एरिक से उन ढेर सारी पनिशमेंट्स के बारे में पूछता है जो उसे मिली है, जिसमें स्कूल से सस्पेंड होना भी शामिल है। एरिक ईमानदारी से जवाब देता है। उसने एक दूसरे स्टूडेंट के ऑर्डर्स को फॉलो करने से मना कर दिया था, जो स्कूल में एक पावरफुल नोबल फैमिली का बेटा है। उसका सौतेला पिता उसकी बात सुनकर मजाक उड़ाता है और कहता है कि एक नोबल के बेटे के साथ रिस्पेक्ट और आज्ञाकारिता से पेश आना चाहिए। अपने खराब रिपोर्ट कार्ड और स्कूल में मिली पनिशमेंट्स की वजह से एरिक का सौतेला पिता उसे फिर से पीटता है। उसकी माँ अपने बेटे के दुख को जानकर भी अनदेखा कर देती है। जब क्रिसमस ब्रेक खत्म होता है तो एरिक आखिर में स्कूल लौट आता है। सबसे पहले वो मार्जा से मिलने दौड़ता है क्योंकि उसे चांद की रोशनी में उसकी बहुत याद आई थी। दोनों फिर से मिलते हैं, एक दूसरे को कसकर पकड़ते हैं और अपनी एक दूसरे के लिए चाहत को दिखाते हैं। इसी बीच ये जानकर कि एरिक स्कूल वापस आ गया है, ओटो और एलन एक बार फिर एक प्रैंक प्लान करते हैं। इस बार वो सोते हुए एरिक पर गंदा पानी डालने की प्लानिंग करते हैं। उनका प्लान जाहिर है काम कर जाता है। एरिक और पियरे तुरंत जाग जाते हैं और गंदगी साफ करते हैं, लेकिन इस बार एरिक चुप रहने वाला नहीं था। वो बदला लेना चाहता है। एरिक बची हुई गंदगी लेता है, ओटो के कमरे में घुसता है, उनकी लाइट्स बंद करता है और सोते हुए ही उस पर सब कुछ फेंक देता है। अगली सुबह डाइनिंग हॉल में एरिक जानबूझकर जोर से बात करता है ताकि सब सुन सकें। वो पूछता है, हवा को ड्रामेटिक तरीके से सूंघते हुए वो पूरे कमरे में घूमता है जैसे वो किसी स्मेल का पीछा कर रहा हो, और आखिर में ओटो के ठीक सामने रुक जाता है जो नाश्ता कर रहा होता है। फिर एरिक जोर से बोलता है, बदबूदार वीटा। ये सुनकर ओटो को बहुत गुस्सा आता है। वो इस बात पर आग बबूला हो जाता है कि एरिक ने सबके सामने उसे नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे की। ओटो एरिक के चेहरे पर मुक्का मारता है और उसे मारता रहता है, लेकिन मार खाने के बावजूद एरिक पलटवार नहीं करता। उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वो किसी भी मुसीबत से दूर रहेगा। प्रिंसिपल और सारे टीचर्स बगल वाली टेबल पर ऐसे बैठे खाना खाते रहते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मार्जा ये देखकर तुरंत बीच में आती है और ओटो को रुकने को कहती है। एरिका का इरादा नहीं तोड़ पाने से परेशान होकर ओटो और डलन ने अपना टारगेट बदलने का फैसला किया। अब उनका टारगेट पियरे है, जो एरिका का रूममेट और स्कूल में उसका इकलौता दोस्त है। लंच के दौरान ओटो पियरे को बुलाता है, लेकिन पियरे मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने ओटो का कुछ भी गलत नहीं किया है। हालांकि ओटो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। दिन की आखिरी क्लास के बाद वो पियरे को फाइट के लिए चैलेंज करता है और धमकी देता है कि अगर वो नहीं आया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। ओटो और अलाइन जानबूझकर पियरे को निशाना बनाते हैं ताकि एरिका को भड़का सकें।
जाहिर है एरिका चुपचाप बैठकर अपने बेस्ट फ्रेंड को ओटो और उसके गैंग से पिटते हुए नहीं देख सकता। इसके बाद वे एरिका पर हमला करने की प्लानिंग करते हैं ताकि कोई भी कभी भी ओटो और डेलेन की बात न माने। उस शाम पियरे को ओटो का चैलेंज मानना पड़ा। वो अकेले बैटल ग्राउंड पर आता है जहां ओटो, डेलेन और उनके फॉलोअर्स पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। पियरे फाइट करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन उनकी फिजिकल एबिलिटीज पूरी तरह से अलग थीं। एक ही बिना जोर लगाए हुए वार ओटो पियरे को जमीन पर गिरा देता है। एरिका कहीं नहीं मिलता। उसका सबसे अच्छा दोस्त जमीन पर ढेर पड़ा था। ओटो और उसके गैंग ने उसे मजाक का पात्र बनाकर बेइज्जत कर दिया था। जब तक एरिका आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो कुछ नहीं कर सकता था। एरिका पियरे को वापस अपने रूम में ले जाता है और उसकी चोटों का इलाज करता है। उसे आराम करने के लिए कहता है। पियरे के ठीक होने के बाद एरिका रूम से निकल जाता है। उस रात एरिका मार्जा से मिलता है और वे इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह पियरे की हालत को लेकर चिंतित एरिका वापस रूम में जाता है लेकिन उसे हैरानी होती है, रूम खाली था। पियरे चला गया था। उसने अपना सारा सामान ले लिया था जिससे इसमें कोई शक नहीं रहा कि वो वापस स्कूल नहीं आ रहा है। वो बस एक लेटर छोड़ जाता है जिसमें अपनी अचानक से जाने के लिए माफी मांगी होती है। लेटर में पियरे बताता है कि एरिका एक सच्चा दोस्त है और उससे हार न मानने का आग्रह करता है। वो एरिका को ओटो और उसके फॉलोअर्स के अत्याचार के खिलाफ लड़ते रहने के लिए मोटिवेट करता है ताकि स्कूल में फैले अन्याय को खत्म किया जा सके। लेटर पढ़ते ही एरिका खड़ा हो जाता है। उसका असली इरादा आखिरकार सामने आ जाता है। वो पियरे और दूसरे स्टूडेंट्स का बदला लेने के लिए डिटर्मिन्ड है जो ओटो की क्रूरता का शिकार हुए हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के एरिका डाइनिंग हॉल में जाता है और डेलेन को कन्फ्रंट करता है। उसे और ओटो को अखाड़े में फाइट के लिए चैलेंज करता है। 1 घंटे बाद अकेला एरिका डेलेन और वॉन जेनकिन का सामना करता है जो दोनों उससे बड़े और मजबूत थे। लेकिन ये दोनों यंग गुंडे बस बातें ही करते थे, अपने पेरेंट्स की पावर और इन्फ्लुएंस पर डिपेंड करते थे। एरिका भी एक फाइटर है और आसानी से उन्हें जमीन पर गिरा देता है। बाद में एरिका ओटो को धमकी देता है जो इस बात से हैरान रह जाता है कि एरिका ने उसके सबसे मजबूत लैकियों को कितनी आसानी से हरा दिया। एरिका ओटो को बताता है कि उसका अगला नंबर है लेकिन ओटो से निपटने से पहले एरिका मार्जा को ढूंढने के लिए स्कूल की किचन में जाता है। एक फीमेल स्टाफ मेंबर उसे बताती है कि मार्जा को फायर कर दिया गया है और वो पहले ही स्कूल छोड़ चुकी है। वो एरिका को मार्जा का एक लेटर देती है। पियरे की तरह मार्जा के अचानक चले जाने से एरिक का दिल टूट जाता है। ओटो का एक आदमी एरिक को स्कूल के एक कर्मचारी से लेटर लेते हुए देख लेता है और तुरंत ओटो को बता देता है। फिर ओटो एरिक के कमरे में छापा मारता है और अपने दोस्तों को एरिक के सामान की तलाशी लेने का ऑर्डर देता है। आखिर में उन्हें मारिया का लेटर मिल जाता है। ओटो उसे पढ़ता है और तभी उसे एरिक और मार्जा के सीक्रेट रिश्ते के बारे में पता चलता है। लेटर हाथ में होने से ओटो के पास अब एरिक को स्कूल से निकालने के लिए सबूत था। वो बिल्कुल भी देर नहीं करता और एरिक की बदमाशी का सबूत प्रिंसिपल को दे देता है। प्रिंसिपल एरिक को बुलाता है और बिना सोचे समझे मार्जा के साथ ऐसी गंभीर हरकत करने के लिए उसे निकाल देता है। एरिक इस सजा को आराम से मान लेता है। हालांकि वो प्रिंसिपल से मार्जा का लेटर उसे वापस करने के लिए कहता है क्योंकि वो ही उसकी एकमात्र याद थी। प्रिंसिपल मना कर देता है और लेटर को अपनी ड्रॉअर में बंद कर देता है। ओटो ने स्टार्नसबर्ग में रहते हुए जो भी दुख दिया था उसका बदला लेने की ठानकर एरिक अपने दुश्मन पर नजर गड़ाए रहता है। आखिर वो पहले ही स्कूल से निकाला जा चुका था। अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वो ओटो का पीछा करता है और उसे जंगल में अकेला चलते हुए पाता है। उसे सामने देखकर एरिक एक छड़ी उठाता है और ओटो को धमकी देते हुए घुटने टेकने के लिए कहता है। एरिक को हैरानी होती है। ओटो तुरंत मान जाता है और डर के मारे अपने घुटनों पर बैठ जाता है। ओटो हताश और डरा हुआ एरिक को रिश्वत देने की पेशकश करता है अपनी जान बख्शने के लिए 10,000, लेकिन एरिक मना कर देता है। जैसे ही वो ओटो पर वार करने की तैयारी करता है वो लड़का पूरी तरह से टूट जाता है, जोर जोर से रोने लगता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। वो डर के मारे उल्टी भी कर देता है। एरिक फिर ओटो का चेहरा पकड़ता है और उससे कहता है कि वो उसे नहीं मारेगा। वो ओटो जैसा नहीं है जो कमजोरों को परेशान करने में मजा लेता है। इतना कहकर एरिक अपना सामान इकट्ठा करने के लिए स्कूल वापस जाता है। उसे फिर गुन्नार याद आता है, वही लॉयर जिसने कहा था कि अगर उसे कभी मदद चाहिए तो वो उससे कांटेक्ट कर सकता है। बिना देर किए एरिक गुन्नार को कॉल करता है। कुछ ही देर में वो लॉयर वहाँ पहुँच जाता है। गुन्नार को अपनी सिचुएशन बताने के बाद एरिक प्रिंसिपल से मिलने जाता है जो अपने ऑफिस में फैकल्टी के साथ ड्रिंक्स एंजॉय कर रहा था। एरिक उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे स्कूल से ना निकाले और मार्जा का लेटर वापस कर दे। पहले प्रिंसिपल मना कर देता है लेकिन फिर गुन्नार कमरे में आता है और स्कूल में जातिगत भेदभाव और बुलिंग की कल्चर को एक्सपोज करने की धमकी देता है जिसे प्रिंसिपल और बाकी स्टाफ ने जानबूझकर इग्नोर किया था।
कोई और चारा ना होने पर प्रिंसिपल एरिक की सभी डिमांड्स मान लेता है और ओटो की लीडरशिप वाली स्टूडेंट काउंसिल को भंग कर देता है। सीधी बात यह है कि एरिक गुन्नार का बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि इसका मतलब था कि वो स्कूल में रह सकता था और ओटो और उसके फॉलोअर्स को हरा सकता था। जुल्म का राज। एरिक ग्रेजुएशन तक स्कूल में शांति भरे दिनों का मजा लेता है। उसकी माँ एरिक की स्टार्डन्सबर्ग में की गई सभी अचीवमेंट्स पर गर्व महसूस करती है और बहुत खुश होती है। हालांकि उसका सौतेला पिता स्कूल में एरिक के खराब बिहेवियर इवैल्यूएशन की वजह से नाराज रहता है। जब उसका सौतेला पिता उसे फिर से पीटने की तैयारी करता है तो एरिक पलटवार करता है, ये कहते हुए कि उनके घर में हिंसा का ये आखिरी बार होगा। फिर वो अपने सौतेले पिता को घर से बाहर निकाल देता है। कुछ समय बाद एरिक की आखिरकार पियरे से दोबारा मुलाकात होती है, जो जिनेवा में अपनी पढ़ाई जारी रखने की तैयारी कर रहा होता है। दोनों दोस्त एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे किसी दिन फिर से मिलेंगे।